जय हिंद दोस्तों। तो 6 यहाँ पे 6/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, 7th मॉक टेस्ट आईए का, तो अब वीडियो सॉल्यूशन में आज आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, तो हम फटाफट से वीडियो सॉल्यूशन कर लेते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया है ताकि क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ये सही सेटअप नहीं हो रहा था, इसके अंदर थोड़ा डिले हो गया है। और बीच के अंदर आपने जैसा कि बोला था कि सर एक वीडियो लेके आए हो जिसके अंदर हम 30 डेज कैसे तैयारी करनी है आईए एग्ज़ाम के लिए की पूरी प्लानिंग आप समझाइए। तो वो जो था वो प्लानिंग मैंने आपको समझा दी है। तो उस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और उस वीडियो को बिल्कुल आपको फॉलो भी करना है। ओके, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके, उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अभी आपको क्या करना है। हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है, जिसके अंदर आपको अप्रैल और मई महीने की सैलरी दी हुई है और वो किस टर्म के अंदर दी हुई है, आपकी परसेंटेज टर्म के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम फटाफट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सभी ने कर लिया है इस क्वेश्चन को जैसे मैंने देखे थे रेस्पॉन्सेज के हिसाब से। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एजुकेशन मे मंथ देन अप्रैल मंथ। अगर हम मई महीने की तुलना करें अप्रैल महीने से तो कितना परसेंट है वो एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखिए, तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन को हमने डिनोट किया ए से। ए मतलब एजुकेशन, बी मतलब सेविंग, सी मतलब ग्रोसरी। इस तरीके से आपको परसेंटेज दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन के अंदर कितना इन्होंने खर्चा किया सैलरी से, 47%। में 47% निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, 47 तो इंटू किससे डिवाइड इंटू करोगे आप, 24,000 से भी आपकी मंथली सैलरी आ रही है। अगर आप इसको करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11,200। ठीक है, ये फर्स्ट किसका आ गया, आपका अप्रैल महीने की सैलरी का। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ए के अंदर एजुकेशन निकालना है, किसके अंदर, मई महीने की सैलरी का। तो देखिए मई महीने के 50%, तो सीधे निकाल लिए 25,000 का 50%। 50/100 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25,000। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 25,000 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12,500। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12,500। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। ये हो गया, तो आप 12,500 माइनस 11,280 कर दीजिए। माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1220। अब आपको क्या निकालना है, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1220 बटा बेस ईयर कौन सा हो जाएगा, अप्रैल। बेस मंथ क्या हो जाएगा पिछला वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास 24, सॉरी हो जाएगा आपके पास 11,200। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, सो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10.82%। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10.82% इसका आंसर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, 2% को लिख लें, 10.8%। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है डीआई के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंट फॉर सेविंग इन अप्रैल मंथ सैलरी एंड मिसलेनियस इन मे मंथ सैलरी। तो अप्रैल के अंदर आपको किसका बनाना है, सेविंग के बारे में बताना है। ठीक है, और मई के अंदर किसके बारे में बताना है आपको, मिसलेनियस का। तो देखिए यहाँ पे आपको बी का परसेंट निकालना है। बी मतलब क्या हो गया, 18%। तो आपको 18% किसका निकालना है, फिर से इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो है आपके पास 24,000 का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4,003। यहीं आपको नेक्स्ट किस में निकालना है, मिसलेनियस किसके अंदर, मई महीने के अंदर। तो यहाँ पे मिसलेनियस मतलब ई, और ये आप देखो तो क्या 2%। तो आपको क्या निकालना, 2/100 इंटू क्या हो गया यहाँ पे, 1,000। क्या हो गया यहाँ पे, 25,000। 2% कितना हो जाएगा आपको, 500। बस इन दोनों का रेशियो निकालना है तो आप लिख लीजिए 4320 रेशियो
500 रेशियो निकालिए, तो सोल्व कीजिए, आपको सिंप्लीफाई से कट गया, उसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 216 रेशियो 25। देखिए आपके पास ये इसका आपके पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसी के अंदर, डीए के अंदर। फ्रॉम द सैलरी ऑफ में द अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मई महीने के अंदर ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है निकालना है। तो देखिए ग्रोसरी मतलब सी, और सी मतलब क्या हो गया यहाँ पे 14%। तो आपको 14% निकालना है किसका, 25,000 का। ठीक है। और वहीं पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी का निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल मतलब डी, डी क्या हो गया 9%, 9/100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25,000। क्या हो गया यहाँ पे 9/100 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 25,000। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3500, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2250। ये पूछा था आपको ऑप्शन में, देखिए 3500, यहाँ पे ये आंसर आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The dash in the resume wizard dialog box indicates the wizard is ready to create the document। अब ये पूछ रहा है कि resume wizard dialog box में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताएगा कि रेडी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम आराम से बना सकते हैं। क्या रिज्यूम विजार्ड संवाद बॉक्स में डैश इंगित करता है कि विजार्ड दस्तावेज बनाने तैयार है। स्टार्ट पैनल, एड्रेस पैनल, एड और शॉर्ट हेडिंग या फिनिश पैनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फिनिश पैनल। क्या हो जाएगा आपके पास, फिनिश। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद करने वाले आंसर्स है, इनमें कुछ समझाने जैसे कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ सिंबल और सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनटू एन ऑटो करेक्ट एंट्री। अगर आप किसी प्रतीक या पाठ की कई पंक्तियों को स्वतः सुधार प्रविष्टि में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट द सिंबल और टाइप द टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आपको सिंबल को इंसर्ट कराना है और आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पहले उसको इंसर्ट कराना है। देन सेलेक्ट द टेक्स्ट और सिंबल एंड गो टू द ऑटो करेक्ट डायलॉग। फिर आप उसको सेलेक्ट करना है और ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको उसको के अंदर जाना है। ऑटो डायलॉग बॉक्स को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्वतः सुधार प्रविष्टि हो जाएगी। है बिल्कुल सही है जी हाँ। और हमें क्या निकालना था यहाँ पे, कौन सा आंसर सही है, तो ए वाला आंसर क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आपको फर्स्ट ही मिल गया तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर हम फिर भी देख लेते हैं। टूल्स मेनू पर क्लिक करें, स्वतः सुधार विकल्प चुनें, फिर सम्मिलित करें मेनू पर क्लिक करें और प्रतीक या पैराग्राफ को स्वतः सुधार में जोड़ने के लिए प्रतीक चुनें। फॉल्स, स्वतः सुधार केवल पाठ की एक पंक्ति को समायोजित कर सकता है। किसी प्रतीक या पाठ की एकाधिक पंक्तियों को स्वतः सुधार में परिवर्तित करना संभव, ये फॉल्स है। कर सकते हैं एक से ज़्यादा पंक्तियों। पहले वर्ड दस्तावेज में प्रतीक डालें या टेक्स्ट टाइप करें, फिर टेक्स्ट या प्रतीक का चयन करें और संपादन मेनू पर क्लिक करें। बाद पेज सेलेक्ट न्यू ऑटो करेक्ट एंट्री पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। नहीं, फॉल्स है। हमारा इसका आंसर क्या हो गया, एफ इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू कन्वर्ट अ हाइपरलिंक ईमेल एड्रेस टू अ रेगुलर टेक्स्ट। आपको हाइपरलिंक ईमेल एड्रेस को रेगुलर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। राइट क्लिक द ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक डैश ऑन द शॉर्टकट मेनू। आपको ईमेल एड्रेस को राइट क्लिक करना है और फिर आपको किस पे क्लिक करना है, अगर आपके पास कुछ दिया हुआ है जैसे ABC, और ये किस फॉर्म के अंदर दिया है, हाइपरलिंक के अंदर, इसको अगर आप हाइपरलिंक हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और वहाँ से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, रिमूव हाइपर, क्या सेलेक्ट करोगे, रिमूव हाइपरलिंक वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो, क्या हो चुका है यहाँ पे, डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 देखिए यहाँ पे, which enables you to move directly to a specific location in a document। जिससे क्या होता है, आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जंप कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सब डॉक्यूमेंट, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और आउटलाइन। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बुकमार्क का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है और कुछ लाइन बाद फिर से यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम जंप कहाँ कर जाएंगे? डायरेक्ट इस वाले ए के ऊपर। ओके। क्रॉस रेफरेंस के अंदर क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा एक फोल्डर है, वहाँ पे हमारे पास अलग 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 फाइल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक फाइल से दूसरी फाइल के डॉक्यूमेंट को हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो एम एस वर्ड है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। मेन जो आपके जो सब्जेक्ट है, एक तो आपको एफ ओ सी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा आपके पास एम एस ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए, ये दो तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट पेपर के अंदर आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट है जो मेन सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करती है। अराउंड अगर इसका वेटेज देखोगे तो आपको 50% मिल जाएगा अगर यही आप कवर करते हो। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट इलस्ट्रेशन? इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर इनमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स और वर्ड आर्ट। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है आपके पास? वर्ड आर्ट अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, राजस्थान में गधों का मेला लगता है। राजस्थान में गधों का मेला क्या लगता है? तृतीयावास, लूनियावास, वामनवास और खंडेलावास। तो ये कहाँ लगता है आपके पास? लूनियावास। तो जीके है, जीके के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में नागर शैली का भव्य मंदिर क्या है? सोमेश्वर किराडू, गलता जी, जयपुर, रंगजी मंदिर और ब्रह्मा जी। तो वो कहाँ पे आपका? सोमेश्वर किराडू के अंदर। ओके। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र का क्या कहा जाता है? पेंचा, तिलका, कटकी और ब्रीचेस। क्या कहा जाता है? ब्रीचेस कहा जाता है ना। राजस्थान में किस दुर्ग में सर्वाधिक जौहर हुए हुए हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है वहां पे सर्वाधिक जौहर हुए? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है आपके यहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? दीपनंद, प्रताप सिंह, उदय सिंह और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है? इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पैटर्न क्या हो जाएगा? ये और ये, और यहाँ पे आपकी लाइनिंग तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये वाला पैटर्न बना रहा है वो एक ही चीज़ है। देखिए राइट साइड के अंदर डब्बा एक, और कोई बना ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए रीजनिंग, तो आपकी रीजनिंग और डीआई बिल्कुल नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? यहाँ पे देखिए आपको आरोही क्रम में दर्शाना है, और बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है? आपके लॉजिक का यूज़ करना है। ये जो कुछ तरह के क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉलेज बेस होते हैं, इसमें आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि भाई आपको कितना आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले देखिए, बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई, अस्पताल। सबसे पहले क्या आएगा? बच्चा आएगा। फिर बच्चा सबसे पहले क्या हो गया आपके? बीमार आ गया। क्या हो गया? बीमार। तो बच्चे को सबसे पहले कोई बीमारी लग गई, बीमारी लगते हैं हम उसको कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल। अस्पताल से फिर उसे किसे बताएंगे? डॉक्टर, और डॉक्टर क्या लिखेगा? उसके दवाई लिखेगा। ये हमारा इसका आंसर हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? 1352। यहाँ पे आरोही क्रम में दिया हुआ था कि भाई स्टार्टिंग से कैसे, अगर अवरोही होता तो ये क्या हो जाता? उल्टा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से हम्म, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से आहट सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अब आहट सभ्यता के जो लोग थे ना, उनका मुख्य आधार क्या है? देखिए यहाँ पे कृषि है, मत्स्य पालन है, उद्योग धंधे, पशुपालन। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या है इसका आंसर? उद्योग धंधे। क्या है इसका आंसर? उद्योग धंधे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था? ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा था? मानमेरी का शिलालेख, बड़ली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है आपका? बड़ली का शिलालेख। क्या है? बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए वो क्या कहलाते हैं? पहले सिक्के मिले उनको क्या कहते हैं हम? इंडो ग्रीक सिक्के,
आहत मुद्राएं, द्रम या जाड़छाई, इनको हम क्या बोलते हैं? आहत मुद्राएं। क्या बोलते हैं? आहत मुद्रा। एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? मेव किसान आंदोलन, वेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और जाट किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेंगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्या है? जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? देखिए वो राजस्थान के अंदर भी एक कश्मीर है, तो किसके लिए पूछा गया है? जालोर का। देखिए ये जो किसके लिए पूछा गया है? जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? ओके, तो हम किसे बोलते हैं यहाँ पे? सांचौर, जसवंतपुरा, भीनमार और बड़गांव रानीवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बड़गांव रानीवाड़ा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बड़गांव रानीवाड़ा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब है? आपको क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब। तो जब भी जल प्रतिबिंब निकालना होता है, जो भी ऑब्स्टेकल आपके यहाँ रहेगा और आपको उसका क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए जो भी चीज़ यहाँ पे ऊपर है वो यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? नीचे। प्रतिबिंब निकाल, जो ऊपर है वो कहाँ चली जाएगी? आपके नीचे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालिए आप। मेरे ख्याल से आंसर आप निकाल दिया होगा। यहाँ पे ये दोनों ऊपर है तो जल प्रतिबिंब का नीचे चले जाएंगे, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों खाली है, यहाँ पे भी खाली होने चाहिए, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है। अब इन दोनों के अंदर से आंसर बचा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों, देखिए ये ऊपर वाली साइड है तो ये कहाँ चले जाएंगे? नीचे। ये तो वैसे ही आपका ये कहाँ है? नीचे वाली साइड है दोनों, तो ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ये यहाँ पे ऊपर है तो ये कहाँ चले जाएंगे? इसके डी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब बिल्कुल सिंपल लॉजिक होता है, इसके अंदर जस्ट अपोजिट करना रहता है आपको हर। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस था कि सर इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपने आपकी तरफ से इसको करने की पूरी कोशिश की होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका जो आंसर है गलत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं एक्चुअली हटाता नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि एग्जाम के अंदर भी आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये पेपर, तो आप इसी चीज़ों से पहले ही हैबिचुअल हो जाए। तो चलिए हम फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको करने की कोशिश करता हूँ। हम्म तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ, और ठीक है, इसके बाद ये लाइन। तो देखिए इस तरह का जब इमेज होता है तो इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे? कैसे बनाते हैं हम? एक, दो, तीन और चार। क्या हो जाएगा ये? 4 × 2। कितने ट्राइंगल बन गए यहाँ पे? 8। फिर सेम देखिए इसी तरह का एक बड़ा ट्राइंगल बना हुआ है, 1, 2 तरीके। इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। 4 × 2, वहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 8। तो 16 तो ये ट्राइंगल हमारे पास हो चुके। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़, अब ये मैं अंदर वाला ट्राइंगल बना, ठीक है, ये ट्राइंगल बना, ये स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि ये ट्राइंगल बन, ये त्रिभुज बन रहा है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो इसमें त्रिभुज बनते हैं, 1, 2। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 1 + 2 = 3। यहाँ आप देखोगे तो 3 यहाँ से बन के आएंगे, 3 यहाँ से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे? 4 × 3 कितने हो गए यहाँ पे? 12। सेम केस यहाँ बनने वाला है। यहाँ बाहर वाली साइड भी आप देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल ये स्क्वायर दे रखा है, ये यहाँ से टच करके यहाँ। ठीक है, ये बन नहीं रहा है, आप देख, ये दे रखा है, ये ना, ये 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 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे 3, 3, 3 और 3, फिर से कितने हो गए? 12। 4 × 3 कितने हो गए? 12। अगर यहाँ आप देखोगे 12 का 12 बार 2 24 और एक 16 हो गए। टोटल कितने हो गए? 40 तो यहाँ बन गए। अब देखिए और कौन कौन सा बचा हुआ है यहाँ पे। अब आप और देखोगे तो आपको देखिए कौन सा मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक, 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 4 ये, और फिर से देखिए एक, 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 एक दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए ये। फिर ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला और ये वाला सेम यहाँ पे बन जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो कितने बन गए यहाँ पे? 8। टोटल कितने ट्राइंगल हो चुके हैं यहाँ पे? 48 ट्राइंगल। टोटल कितने ट्राइंगल हो चुके हैं यहाँ पे?
48 ट्रायंगल आप देखोगे तो आपको 48 ट्रायंगल इसके अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपके है ना सारे के सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है ना। तो आंसर क्या है, 48 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 48 त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप इसे मान सकते हो कि ये सब क्वेश्चन है जो आपका डिलीट होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उपरोक्त दिए गए पासे के प्रसारित रूप के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा सही होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पासा आपका सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसको इससे मैच कर लो और इसको इससे मैच कर लो और बाकी जो बचा है उसको मैच। ब्लैंक है, ब्लैंक किसके साथ बन रहा है, अपोजिट। ये दोनों अपोजिट। फिर वापस ब्लैंक देखिए यहाँ के साथ बन, ठीक है। फिर एक और देखिए यहाँ भी ब्लैंक है और ये इसके साथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसके साथ। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि ये तीनों तो हो सकते हैं किसी भी साथ, कभी भी वो गलत नहीं होगा क्योंकि ये तीनों अपोजिट नहीं है। अपोजिट कौन से, ये हैं। चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या जो दिया हुआ है वो हमारे में। चलिए क्या ये सही है क्या। देखिए लाइनिंग और ये भरा हुआ स्क्वायर है और ये खाली है, तो ये तीनों हमेशा हो सकते हैं एक साथ। ट्रू है, ठीक है। अब देखिए भरा हुई लाइनिंग और ये ब्रेक, ये राउंड सर स्क्वायर के अंदर क्या है, ये गोला है मतलब सर्कल। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और तीसरा देखिए इन तीनों में से एक है। पर यहाँ पे देखिए खाली डिब्बा दिया हुआ है। तो खाली डिब्बा, अब आप सोच रहे हो कि भाई खाली डिब्बा इसके सामने दोनों अपोजिट है तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, पर एक देखिए खाली डिब्बा आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, जरूर थोड़ी कि यही हो। इसकी भी तो संभावना हो सकती है ना। हमें मैक्सिमम संभावना यहाँ लेके चलनी है। मतलब हम मान के चलेंगे दो ये लिए हुए एक ये लिया हुआ है, इस केस के अंदर ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से वही केस है, इसी को घुमा के वापस लिख लिया है, ये ट्रू हो गया। और यहाँ ये देखोगे तो इसी को ही घुमा के लिख लिया है, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब आपको क्या पूछा है, कौन सा पासा सही होगा। सही के बारे में पूछा गया, इसमें कौन कौन सा हो रहा है, हमारे सारे के सारे यहाँ पे पासे हैं। वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सारे पासे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सही। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। देखिए रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग आपको सिंपल से आने लग जाएगी। 4 AM और 2 PM के बीच घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। जब ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और ये 12, 3, 9, 4 बज रही है। 4 कब की बात की, 1 को 4 PM से बात की, यहाँ से स्टार्ट करके इन्होंने बात की है 2 PM। तो इनके बीच में आप घंटे देखोगे तो आपके पास कितने घंटे आ रहे हैं, 10 घंटे आ रहे हैं। कितने घंटे आ रहे हैं, 10 घंटे आ रहे हैं। तो हर एक घंटे के अंदर एक बार तो घड़ी की सुई ऊपर नीचे हुई होगी एक दूसरे के ऊपर। देखिए सबसे पहले 4 बजे की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी छोटी सुई, ये हो गई 12 के ऊपर बड़ी सुई। जब ये बड़ी सुई घूमती हुई आती है 4:20 या 4:25 के आसपास आप देखोगे, ये आपकी घड़ी है ना, घंटे और इसकी घंटे की और मिनट की सुई ऊपर मिलेगी आपको 4 बजे के बाद। फिर ऐसी केस होगी 5 के अंदर, 6, 7, 8, 9, हर एक घंटे के अंदर आपको ऐसा केस मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे घड़ी की सुई एक घंटे और मिनट की एक दूसरे के ऊपर होगी। पर एक चीज़ आप ध्यान देना, आपको 11 से 1 बजे के बीच यहाँ पे घंटे कितने होते हैं, 2 घंटे होते हैं, है ना। पर घड़ी की सुई आपको एक बार ही एक दूसरे के ऊपर मिलेगी। और वो कब मिलेगी, जब यहाँ पे फिक्स कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के 2 घंटे, 2 बार नहीं मिलके एक बार ही मिलेगी। तो यहाँ पे 10 घंटे के अंदर 10 में से -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, 9 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको मेरे ख्याल से। हर एक घंटे के अंदर ऊपर नीचे होगी, पर 11 से 12, 12 के बीच इन 2 घंटे के अंदर एक बार ही होगी। ठीक है। तो मैंने इसलिए एक इसको माइनस कर दिया है, क्योंकि 10 घंटों का मैं 10 गिन रहा हूँ और इन दोनों का मैं 2 बार गिन रहा था तो एक गिन लिया, तो एक माइनस। ओके। तो देखिए इस तरीके से आपको लॉजिक का यूज करना है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि माह की 9 तारीख को रविवार से पहले वाला दिन पड़ता है, जैसे 9 तारीख है और उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार के पहले वाला दिन। तो रविवार के पहले वाला दिन कौन सा होता है आप बता सकते हैं।
शनिवार, कॉमन सेंस। तो माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा? तो हम क्या करते, साथ साथ माइनस करते थे दिन, तो 7 गए तो 2, तो 2 तारीख को भी कौन सा वार होगा यहाँ पे? वार। 1 तारीख को कौन सा वार होगा यहाँ पे? बस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। पूछा है कि वर्तमान आज का जो राजस्थान है उसका निर्माण किस तिथि को, लास्ट किस तिथि को हुआ है? आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1 नवंबर 1956। क्या हो गया? 1 नवंबर 1956 इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल है। अब पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, काइट की तरह। इसका ढाल किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? सारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अरेबियन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थार मरुस्थल। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 56-45 फीट, 56-50 फीट, 52-40 फीट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 56-50 फीट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी है आपको बिल्कुल। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, कितने प्रतिशत के ऊपर पाई जाती है? 60.20। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आपको अगर आंसर आते हैं तो आप लगा लोगे, नहीं आते तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृतियां सहमत है? तो ये वाली आकृति इनमें से कहाँ बन रही है? तो ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, अगर आप देख पा रहे हो, आपको देखो ये 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 बन रही है सेम आकृति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, यू वांट टू ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ स्टॉक मार्केट। आप शेयर बाजार की प्रगति के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, तो विच टाइप ऑफ चार्ट शुड यू यूज? पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है भाई? ऐसा। शेयर मार्केट कैसे? रो चार्ट कैसे होता है? इस तरीके से आप इसे शेयर मार्केट ट्रैक कर सकते हो। कॉलम चार्ट कैसे होगा? इस तरीके से आप इसे शेयर मार्केट ट्रैक कर सकते हो। लाइन चार्ट कैसे होगा? आप इसे शेयर मार्केट ट्रैक कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। आपको कौन से चार्ट का यूज करना है? लाइन चार्ट का यूज। क्वेश्चन है, आप किसी वर्ड दस्तावेज में एक्सेल वर्कशीट डेटा को एम्बेड करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल कुंजी दबाते समय एक्सेल डेटा की एक श्रृंखला को टास्क बार पर वर्ड बटन पर खींचकर ऐसे पुल करके। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, हम कंट्रोल की के साथ इसका यूज करेंगे। शिफ्ट की कुंजी दबाते समय एक्सेल डेटा की एक श्रृंखला को टास्क बार बटन पर खींचकर नहीं, शिफ्ट की का नहीं, अल्टर की का भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 इज लॉन्च, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज एक्टिव? जब इसको लॉन्च करते हैं तो कौन सा एक्टिव टैब होता है? डेटा, फॉर्मूला, होम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? टैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल इक्वल टू फ्लोर 34 और 5? तो सबसे पहले आपको फ्लोर की बात की गई है और राउंडेड फिगर क्या दिया है? 5। तो आपके जो आंसर होंगे 5 के मल्टीपल होंगे। या तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे होगा 35, या होगा 40, या होगा 30, या होगा 25। जो भी होगा 5 के मल्टीपल में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से डी तो आपके वैसे कैंसिल हो जाता है, 5 के मल्टीपल में है ही नहीं। अब यहाँ पूछा गया फ्लोर। फ्लोर यानी मतलब 34 से कम आंसर हो सकता है, 34 से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता। तो 34 से ज़्यादा वाला आंसर सारे यहाँ पे हट गए। ओके। और फ्लोर का मतलब क्या हो गया? नियरेस्ट, 34 के जस्ट पास वाला आंसर क्या हो गया? ये इसका करेक्ट आंसर हो। समझ में नहीं आया हो तो देखिए फिर से, अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 लिखा होता, 5 की जगह 4 लिखा होता, इसका आंसर क्या होता? तो आपके जो आंसर होते हैं 4 के मल्टीपल में होते। तो कैसे होते देखिए, 4 का पहाड़ा बोलिए, तो 7 चौक 28, और यहाँ पे 8 चौक 32, चौक 36, 40, और चाहे माइनस कीजिए 28। क्या हो सकता है? 24 हो सकता है।
अब देखिए यहाँ पे 34 से जस्ट कम नंबर कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है 32, तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ 30 आंसर। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल दिया हुआ है नंबर उसके मल्टीपल आपके आंसर होते हैं। अब यहाँ पे फ्लोर की जगह अगर यहाँ पे सील दिया होता है ना, तो ऊपर वाला नंबर हो जाता उस केस के अंदर। अगर यहाँ पे फ्लोर की जगह सील दिया होता ये हम लिखा 4, हाँ 5, उस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाता है, इस केस के अंदर आपका आंसर हो जाता 5, और इस केस के अंदर आपका आंसर हो जाता 30। ठीक है, ऊपर वाला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अल्ट प्लस एंटर व्हाइल टाइपिंग इन अ सेल। आप किसी सेल के अंदर टाइप कर रहे हो और आप इसी और आपने अल्टर के साथ आपने एंटर प्रेस किया, तो क्या होता है देखना, जब भी आप ऐसा करोगे इसी सेल के अंदर एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। अब आप जो भी लिखोगे वो नई लाइन से स्टार्ट होगा, कैसे हो जाएगा ए बी सी और नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ऐसे स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा नई लाइन ऐड हो जाएगी। योर कर्सर मूव्स टू द अपर लेफ्ट सेल नहीं, योर कर्सर मूव्स टू द नेक्स्ट कॉलम नहीं, योर कर्सर मूव्स टू नेक्स्ट लाइन नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ई इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 37th वाला, व्हाट इज द एरे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर एरे क्या है, समान डेटा प्रकार के तत्वों का समूह, बिल्कुल सही है, उनका डेटा प्रकार एक जैसा होना चाहिए, या तो इंट इंट होने चाहिए, या फ्लोट फ्लोट होने चाहिए, या कैरेक्टर कैरेक्टर होने चाहिए, डबल डबल होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं चलेंगे। अलग अलग अगर आपको यूज़ करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, या तो स्ट्रक का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे, यूनियन का यूज़ करोगे। एक सारणी में एक से अधिक तत्व हो सकते हैं, बिल्कुल आप एरे के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट रख सकते हो, तभी तुम इसको एरे बोलेंगे। एरे तत्वों को मेमोरी में निरंतर संग्रहित किया जाता है, यस एरे को हम कंटीन्यूअस मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ये कर रखा है। ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके। हम्म। प्रायर टू यूजिंग अ पॉइंटर वेरिएबल इट शुड बी, पॉइंटर वेरिएबल का उपयोग करने से पहले यह होना चाहिए डिक्लेयर, इनिशियलाइज, बोथ डिक्लेयर एंड नन ऑफ दिस। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो तो सब वो क्या नहीं, सिर्फ डिक्लेयर सिर्फ डिक्लेयर से ही काम नहीं चलेगा, आप उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों होना चाहिए। एग्जाम्पल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है, देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ये फॉलोइंग जो सी कोड है उसका क्या आउटपुट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो डिक्लेयर कर रखा है पॉइंटर को, यहाँ पे डिक्लेयर भी कर रखा है और साथ साथ में इनिशियलाइज भी कर रखा है। यहाँ पे पॉइंटर को डिक्लेयर भी कर रखा है और साथ साथ इनिशियलाइज, ये ध्यान रखना। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, ए इक्वल टू 10, ये मान लेता हूँ ये है आपका ए, वैल्यू क्या हो गई 10। यहाँ पे इसका जो एड्रेस है उसको मैं दे देता हूँ जैसे 1 इंट पॉइंटर पी, मतलब इंट टाइप का एक पी पॉइंटर बना दिया, तो पी पॉइंटर हो गया ये। ठीक है, और ये किसी को पॉइंट कर रहा है पर इसने बता नहीं रखा है किसे पॉइंट कर रहा है। अब आ गया देखिए, इसके अंदर क्या पास किया, ए का एड्रेस हमने पास किया यहाँ पे। अब ये ए का एड्रेस कहाँ हो जाएगा, इस पी के अंदर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 कहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट कर रहा है वो किसे पॉइंट कर रहा है, अब इस ए को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन पॉइंटर पॉइंटर टू पी का मतलब एक पीपी टाइप का ने क्या बनाया है, एक और पॉइंटर लिया है जो किसको पास कर रहा है, के अंदर किसका एड्रेस पास हो रहा है, पी का। मान लीजिए पी का एड्रेस है 456, यहाँ क्या हो जाएगा 456, और ये पॉइंट किसे करेगा, इसको पॉइंट करेगा। क्या ये सही बनाया या नहीं बनाया, देख लेते हैं हम। देखिए पॉइंटर, अब देखिए हमें क्या पूछा है, प्रिंट है परसेंटी पॉइंटर पॉइंटर टू पीपी, तो जितने पॉइंटर लिखने हैं उतने हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली देखिए पॉइंटर टू पी, तो यहाँ आ गए, और फिर से क्या बोला, पी, 2 बार पॉइंटर है और 2 बार पीपर है, ये पॉइंटर पॉइंटर और पी। ठीक है, पीपी, तो यहाँ पे क्या पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच गए अभी, इसके यहाँ।
तो परसेंट डी मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 10। 10 इसका आंसर आ चुका है। ये समझ में आया है या नहीं? तो यहाँ देखिए, देखिए पीपी, ये पीपी है तो हम पीपी के ऊपर यहाँ पे खड़े हो गए। कितनी बार पॉइंटर लगा रहा? 2 बार। तो एक बार यहाँ आ गए तो यहाँ चढ़ के खड़े हो गए, दूसरी बार पॉइंटर है तो यहाँ आ गए इसके। अब पूछा गया इसकी वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 10। आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है। देखिए पॉइंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपकी सी लैंग्वेज के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? हैश इंक्लूड एच टी डी आई डॉट एच इंट एक्स इक्वल टू 1 स्विच एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे क्या हो गई 1। अब ये किसे सर्च करेगा? 1 को सर्च करेगा स्विच के अंदर। तो क्या डिफॉल्ट को रीड करेगा? नहीं रीड करेगा। नेक्स्ट जाएगा केस 1। केस 1 देखिए यहाँ पे 1 रीड, 1 अगर इसको मिल गया है तो ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट एफ हाई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ये हाई। ध्यान रखना इस यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हाई कैपिटल है ना, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ये सिर्फ हाई प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? हाई। डिफॉल्ट कब रीड करता है? जब एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है उस केस के अंदर वो डिफॉल्ट रीड करता है। ओके। और हाई करने के बाद ब्रेक लिखा हुआ है, इसलिए क्या करेगा? ये जो आपका केस है उससे बाहर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी? देखिए यहाँ पे वो प्रश्न आकृति दे रखी है और इसके अंदर कौन सी दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखिए फिर से ये जो क्वेश्चन है एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जान पूछ करके इस क्वेश्चन को नहीं हटाया था, मुझे पता चल गया था कि इसके एक से ज़्यादा आंसर दिए हुए हैं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देते हैं एग्जामिनर। जहाँ आप देखोगे पैटर्न तो आप देख ही रहे हो, हर समय कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके डिलीट भी होते हैं और उनके ऊपर रिट भी लगती है। तो ये जान पूछ करके देते हैं ताकि स्टूडेंट उलझते रहे। तो मैं भी इस तरह क्वेश्चन आपको हर हर पेपर के अंदर, जो भी अभी मॉक टेस्ट ले रहा हूँ उसके अंदर, हर पेपर के अंदर आपको इस तरह का जो देखने को मिल रहे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या मिल जाएगा? क्या पूछा है आपको? दर्पण प्रतिबिंब पूछा है ना, दर्पण प्रतिबिंब है ना इसका, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है? यहाँ पे एक दर्पण लग जाएगा का राइट में और राइट का लेफ्ट में। वोट आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ये भाई साहब इधर बैठे हैं वो अब किस साइड बैठ जाएंगे? इस साइड बैठ जाएंगे। ये जो डंडा अभी इस साइड है वो किस साइड हो जाएगा? साइड हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरह के दो ऑप्शन है, ये और ये, और दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसका आंसर बी और डी दोनों ही इसके राइट आंसर है। क्या है? बी और डी इसके दोनों ही राइट आंसर। तो इसको खैर आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। अभी तो इस ऐप के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं कि भाई बोनस मार्क्स कैसे देते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके मार्क्स कैसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। धीरे 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 इस इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर है, करेंगे। दोनों आंसर है इसके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष एक दो कथनों का तर्क संगत रूप से अनुकरण करता है। चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो, अपने उत्तर दीजिए। तो आपको जो दिया हुआ है वही मानना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। देखिए सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी लंबे होते हैं, तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या लंबे होते हैं। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरती होते हैं, तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या होते हैं? कसरत। ठीक है। निष्कर्ष क्या दिया है? सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। ये बोल रहा है कि सभी लंबे आदमी या खिलाड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। सभी कसरती बास्केटबॉल खिलाड़ी होती है, सभी कसरती आपके बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, ऐसा भी कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या निष्कर्ष निकालता है? यहाँ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। दोनों में से कोई नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष इन दोनों के अंदर से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा सिलोजिम्स का एग्जाम के अंदर।
सभी सिंह बाघ है, तो सभी सिंह क्या है यहाँ पे, बाघ है। ये बना दिया, हो गया। सभी बाघ तेंदु है, सभी बाघ क्या है यहाँ पे, कुछ तेंदुए भेड़िए हैं, तेंदुए क्या है यहाँ पे, कोई भेड़िया हाथिन नहीं है, कोई भी भेड़िया है वो हाथिन नहीं है। ये बना दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या देगा, कोई हाथी सिंह नहीं है। अब देखिए हाथी और सिंह, तो जब भी आपके इस तरह का स्टेटमेंट होता है कोई और नहीं वाला, उस केस के अंदर आप क्या निकालते हो, संभावना। आप क्या देखते हो इसके अंदर, संभावना देखते हो। तो आपको संभावना किस किस के बारे में देखनी है, आपको हाथी और सिंह के बीच में संभावना देखनी है। क्या सिंह और हाथी की कोई संभावना हो सकती है, जरूर हो सकती है। कि संभावना मना कहाँ कर रखा है, सिर्फ भेड़िया और हाथी के बीच में संभावना है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कुछ भेड़िए सिंह हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, कुछ भेड़िए सिंह हैं, तो यहाँ देखिए सिंह और भेड़िए, कुछ भेड़िए, आप कुछ भेड़िए सिंह हैं, ये रहे भेड़िए है ना, ये आपके है बाघ है। कुछ भेड़िए सिंह है, तो आपको दिख रहा है क्या, भेड़िए और सिंह के अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ तेंदुए सिंह है, यहाँ पे देखिए कुछ तेंदुए सिंह है बिल्कुल सही। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। तो 43 के अंदर करेक्ट आंसर हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, उत्तर दक्षिण जाती एक सड़क पर आमने सामने ए एवं बी के घर है, ठीक है। तो ये जो जा रही है सड़क कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर गया, और ये, और ए और बी का घर आमने सामने, ठीक है। और जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम किधर है, इधर, वेस्ट। और क्या हो गया आपका, ए का घर इस ओर है, इसका मतलब ए कहाँ है, चलिए ए का घर किस ओर है, इस ओर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ए अपने घर से बाहर आता है और बाएं मुड़ता है, तो ये ए भाई साहब को हम दे देते हैं। ए अपने घर से ये आ गया बाहर, अब बुना बाई मुड़ा, ठीक है। और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, कितना चला यहाँ पे, 5 किलोमीटर। और दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये इसका मुंह इधर है, दाएं किधर होगा, यहाँ। फिर कितना चला यहाँ पे, 5 किलो। और डी के घर के सामने पहुंच जाता है, तो डी कहाँ है, ठीक है। तो डी के घर के सामने पहुंच जाता है, 5 ऐसे चला, 5 ऐसे चला। बी भी ठीक ठीक ऐसे ही करता है और सी के घर के सामने पहुंच जाता है। सबसे पहले दिया हुआ था ए और बी के घर आमने सामने, मतलब ए का घर यहाँ है, का मतलब बी का घर भी जस्ट इसके सामने, ओके। और बी भी यहाँ से निकलता है, और कैसे चलता है, सबसे पहले कैसे मुड़ता है, वो भी बाएं मुड़ता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, कौन किसका घर आ जाता है, सी का घर आ जाता है। अब क्या बोला देखिए, निम्न में से कौन सा सही, सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, क्या सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, नहीं रहते, गलत। सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है, क्या सी के घर का मुख दक्षिण की ओर है, कहाँ से हो जाएगा, सी दक्षिण की ओर है, गलत। सी और डी के घर एक दूसरे से 20 किलोमीटर से कम दूरी पे। अब सी और डी के बीच की दूरी निकाले, तो निकलेगी आपकी, ये 5 है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 25 + 25, ऐसे भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, 5 रूट। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 5 रूट, ठीक है, 5 बार आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। चलिए 25 × 2, ओके। तो क्या ये 20 से कम है, बिल्कुल कम है। आपको क्या करना है, 5 और 5 ऐड हो जाएंगे, 10, 5√2 प्लस 5√2 का आंसर कर लोगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 20 किलोमीटर से कम है, जी हाँ बिल्कुल 20 किलोमीटर। इसका आंसर क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा, एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने क्या कहा, वह मेरे मामा के पिता के पोते की बहन है। बना देता हूँ। एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कृष्णा ने कहा
चलिए यहाँ पे कृष्णा ने क्या कहा, वह मेरे मामा, मतलब इसका मामा मतलब मम्मी का क्या हो गया, भाई। वह मेरे मामा के पिता, पिता कहाँ हो गए, के पोते की बहन की तस्वीर, पोता मतलब इनका, और इनके पोते की बहन, बहन मतलब बहन हो गई, ये क्या हो गई, बहन हो गया, ठीक है। तो वह तस्वीर वाला वाली कृष्णा की कौन है, ये जो है कृष्णा क्या लगती, क्या लगी, मेरी बहन लगी, मेरी बहन हो गई, मामा, वैसी बात है, मामा की छोरी है, चलो मेरी बहन, बुआ नहीं, मौसी नहीं, नेफ्यू नहीं, कजिन, क्या आंसर हो जाएगा इसका, कजिन आंसर हो, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, कजिन आंसर हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्रोग्राम यूज टू डिटरमाइन द राउंड ट्रिप डिले बिटवीन वर्क स्टेशन एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो वर्क स्टेशन और डेस्टिनेशन एड्रेस के बीच में राउंड ट्रिप डिले कितना होता है, इसके बारे में जानने के लिए कुल मिला के क्या पता करने की कोशिश कर रहा है आपका प्रोपोगेशन। वो विंडो का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रेसर्ट का, इसका ट्रेसर्ट कमांड का। और ये अगर आप यूनिक्स और लाइनक्स का यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप किसका यूज़ करोगे, ट्रेस रूट कमांड का, किसका यूज़ करोगे आप, ट्रेस रूट कमांड का यूज़ करोगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ट्रेसर्ट कमांड क्या यूज होता है आपको पता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ट्रेसर्ट, आपको लिखना है जैसे गूगल में एंटर से आप मारोगे, ये क्या करेगा, आपके सिस्टम से गूगल पर जाने के लिए कितना इसको टाइम लगता है, बीच के अंदर कौन कौन से हो पाते हैं, उन सब की डिटेल आपको यहाँ दे देगा। जैसे यहाँ दे देगा कि भाई 1 देगा, यहाँ पे और देगा 2 देगा, 3 देगा, और जो भी एड्रेस है जैसे 192.1.0 इस सबसे पहले प्राइवेट एड्रेस को इसने पार किया, इसके बाद नेक्स्ट जो भी हो एड्रेस है उसको पार किया, 123 को भी पार किया, इस तरह से करते हैं। कितने होप आपको देगा, मैक्सिमम 30 होप्स, रास्ते के अंदर मैक्सिमम 30 होप्स की इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे देगा कि भाई इस होप के ऊपर ये इतना इतना टाइम लगा है, ओके। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसर्ट कमांड का यूज़, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है, और ये ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी वाले इस कमांड यूज़ करते हैं, ट्रेसर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई जो जिसने भी किसी ने अगर उल्टा सीधा काम किया, डेटा कहाँ से कैसे कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे A B C D की जगह यहाँ पे है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है 4 1 2 3 है ना, उसकी जगह है यहाँ पे D A B और C, ठीक है। तो ये थोड़े से बिल्कुल अपोजिट हो गया है, मैंने भी ध्यान नहीं रखा, यहाँ से भी क्वेश्चन लिया डायरेक्ट चिपका दिया मैंने, ओके। क्वेश्चन अच्छा लगा तो फिर मैंने अभी बाद में देखा कि यार ये तो थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम है, फिर आप समझ गए होंगे, है ना। अगर इससे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो इथरनेट, टोकन रिंग, कट थ्रू और स्पानिंग ट्री, डिटर्मिनिस्टिक, यूटिलाइज द फुल वायर, प्रिवेंट लूपिंग, चेक वैलिड एड्रेस। तो स्पेनिंग ट्री का काम है आपके लूपिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है। क्या काम है, लूपिंग को प्रिवेंट करना, किसका काम है, आपके स्पेनिंग ट्री का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर इथरनेट क्या चेक करता है, आपके वैलिड एड्रेस चेक करता है, जो भाई एड्रेस है, जो भी पैकेट आया है आपके पास, उसका जो एड्रेस है वो वैलिड है या नहीं, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, टोकन रिंग, टोकन रिंग पे यहाँ पे देखिए जो इसका जो आंसर है वो क्या आपका डिटर्मिनिस्टिक, क्या है आंसर है इसका, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का आंसर क्या हो गया, जहाँ से भी आपको डेटा भेजना है वो फाइनल है कि भाई इस रास्ते से आपका डेटा होके जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई संशय वाली स्थिति, ओके। खैर टोकन रिंग का एक अलग कंसेप्ट है पूरा पूरा, जहाँ पे आपके पास मॉनिटर होता है, और वो मॉनिटर क्या पास करता है, टोकन को पास करता है। के अंदर भी दो तरह के टोकन टेक्निक यूज होती है, एक होती है अर्ली टोकन री इंसर्शन, एक होती है आपकी डिले टोकन री इंसर्शन, ओके। तो इसके अंदर भी अलग अलग टेक्निक का यूज होता है, वो सारी का है डेप्थ की, डेप्थ वाली चीज़ें।
नेक्स्ट देखिए कौन सा बचा है होगा, कट थ्रू स्विच। क्या है यहाँ पे, कट थ्रू स्विच। तो इसका आंसर क्या है, यूटिलाइज द फुल वायर। अगर आप इस तरह से यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, आपके वायर का फुल यूटिलाइजेशन करता है। ओके, तो इस केस के अंदर इसका आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें। पंच कार्ड वर फॉर इंट्रोड्यूस बाय, तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हरमन होलरिथ। क्या आंसर हो जाएगा इसका, हरमन होलरिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, इफ द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज 5, हाँ जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन था, ये गेट का क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने कई बुक्स में देखा है जो इंस्टीट्यूट वाले डाल रहे हैं, वो कभी गेट के भी डाल रहे हैं, नेट भी डाल रहे हैं ना। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आई दिमाग थोड़ा सही चलने लग जाएगा। अगर आप लेवल पहले से ही हाई रखेंगे तो सिंपल सिंपल आराम से, ठीक है। If the bandwidth of a signal is 5 kilohertz and the lowest frequency is 50 kilohertz, what is the highest frequency? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये आपकी क्या है बैंड विड्थ, और इसकी जो साइज दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी 5 किलो हर्ट्ज, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 50। अब आप बताइए, लोवेस्ट 52 है, बैंडविड्थ 5 दे रखी है, तो इसकी अपर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 52 + 5 कितनी हो जाएगी, 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फंक्शन ऑफ बायोस इज यूज टू। अब बायोस का कार्य क्या है, सिस्टम हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करें, सिस्टम प्रदर्शन सुनिश्चित करें और सिस्टम को क्रैश होने से बचाए। तो बायोस का काम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो सबसे पहले मेन रोल है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको क्या करना है, यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। क्या काम है, उनको इनिशियलाइज करना है। ठीक, इसका काम है आपका बायोस का। ठीक है, बायोस को काम क्या है, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना है। बायोस आपका कहाँ रिसाइड रहता है, रोम के अंदर। कहाँ रहता है, रोम के अंदर क्या रहता है आपका बायोस, जिसको क्या बोलते हैं हम, फर्मवेयर भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर ध्यान रखना। बायोस क्या है आपका, ओके, बूट प्रक्रिया के अंदर भाग लेता है। तो इसका जो आंसर हो चुका है वो क्या हो गया, इसका ए करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नीचे दिखाए गए कागज को मोड़कर काटने के होने बाद 21 उत्तर प्राप्त जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपने खूब प्रैक्टिस करोगी होगी। जिस तरीके से मोड़ा है उसका उल्टा चलना है, ये सा ट्राइंगल है तो वापस खोलेंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब देख लीजिए इस तरह के ट्राइंगल का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, सी। बिल्कुल सिंपल सा दिया होता है ये। सिली विंडो सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, सिली विंडो सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन के दौरान त्रुटि, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट क्या है, टीसीपी प्रदर्शन में गिरावट और इंटरफेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीसीपी प्रदर्शन में गिरावट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए सिली विंडोम का क्या मतलब है। देखिए टीसीपी हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो उसका से क्या हो जाता है, हमारा ओवरऑल जो नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब देखिए सिली विंडो क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका सेंडर है, और यहाँ पे क्या है, एक रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे क्या है, एक रिसीवर है। अब सेंडर की क्या होती है, खुद की एक विंडो साइज रहती है, और रिसीवर की खुद की क्या रहती है, एक विंडो साइज रहती है। अगर आपने टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ा हो, सेंडर की खुद की विंडो साइज रहती है और रिसीवर की खुद की विंडो साइज रहती है। और यहाँ पे जो हम जो डेटा जो सेंड करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, बाइट्स के अंदर। किस में करते हैं, बाइट्स के अंदर करते हैं। सिली विंडो सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंडर क्या होता है, एक बाइट ही डेटा जनरेट करता है। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन से आपके पास डेटा आ रहा है सेंडर के पास, और वो कितना भेज रहा है, एक एक बाइट ही भेज रहा है। और उसी एक बाइट को क्या कर रहा है सेंडर, किसे सेंड कर रहा है, आपके रिसीवर को सेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीवर को। अब इस एक बाइट डेटा के साथ 20 बाइट्स का हेडर ओवरलोड आता है। क्या आता है, हेडर ओवरलोड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई डेटा हम एक बाइट ही भेज रहे हैं, उसके बाद 20 बाइट हर समय भेज के हर समय भेज रहे हैं। ये एक यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, नेटवर्क का यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि डेटा हम यूजफुल काम कितना है, एक बार ही कर रहे हैं, और उसके साथ ओवरलोड भेज रहे हैं, ओवरहेड भेज रहे हैं। हम क्या भेज रहे हैं, ओवरहेड भेज रहे हैं 20 बाइट का। तो इसका जैसे होना क्या चाहिए था,
कि भाई 1 बाइट ही तेरे पास आया सेंटर के पास, तो भाई इकट्ठा कर ले अगला 1 बाइट, जब तक तेरी विंडो साइज नहीं बढ़ जाए या आधी नहीं बढ़ जाए तब तक तू होल्ड कर और फिर डेटा भेज। पर सेंटर क्या कर रहा है, 1 बाइट आते ही भेज देता है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस क्या हो रहा है कि जो ये विंडो, ये यहाँ पे क्या जो रिसीवर है ना, उसकी खुद की एक विंडो साइज है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए इसकी साइज है 50 MB, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ये क्या कर रहा है 49 MB तक तो इसको यूज़ कर रहा है। और जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है उसके लिए भेज रहा है कि भाई मैं 1 बाइट ही अभी कंज्यूम कर सकता हूँ। सेंडर यहाँ पे बहुत सारा डेटा भेजना चाह रहा है, पर ये बोल रहा है कि भाई मैं 1 बाइट ही लूँ, ये बोल रहा है मैं 1 बाइट ही लूँ। ये दो केस बनते हैं, एक बनता है सेंडर साइड से जो सिर्फ 1 बाइट ही सेंड कर रहा है, और एक बनता है रिसीवर साइड से जो कह रहा है कि भाई मैं तो 1 बाइट ही क्या करूँगा, डेटा को एक्सेप्ट करूँगा। तो इनके सॉल्यूशन दिए हैं किसने दिए, एक तो नेगल्स एल्गोरिथम ने, नेगल्स जो साइंटिस्ट था उसने, और एक दिया आपके क्लार्क्स ने। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली विंडोम का सॉल्यूशन किसने दिया, एक तो नेगल्स और एक किसने दिया है, क्लार्क्स ने दिया। हम मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, नेगल्स और क्लार्क। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली विंडोम विंडोम मतलब टीसीपी। ओके, तो टीसीपी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए 53 का आंसर यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पिक्चर और अदर ग्राफिक इमेज इज प्लेस इन द रिपोर्ट हेडर सेक्शन, तो उसमें रखते हैं तो क्या होगा, रिपोर्ट की शुरुआत में एक बार, प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर, हर रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, रिपोर्ट के पहले आखिरी पेज पर। तो जब भी हम हेडर सेक्शन के अंदर चाहे पिक्चर हो या कोई टेक्स्ट हो, यहाँ पे हम रख, तो हर एक पेज के हेडर सेक्शन के अंदर वो पिक्चर हमें होने लग जाती है, जो होने लग जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एट द टॉप ऑफ एवरी पेजेस, हर एक पेजेस के टॉप के अंदर आपको नजर आने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये 54 वाला, यहाँ से थोड़ी सी जब मैं लिख रहा था तो मेरी थोड़ी गलती हुई है। यहाँ पे जो गलती हुई है वो आपकी ये है कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये 8 यहाँ पे नहीं आएगा। ये अभी 8 के बाद अगर आप सोल्व करोगे तो आपके आराम से सोल्व हो जाएगा। जब भी दो वेरिएबल आते हैं तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से आंसर चेक करना है। किसे चेक करना है, ऑप्शन से। मैं सबसे पहला ऑप्शन ले लेता हूँ 4 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रख रहा हूँ, देखिए 4 5 6 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे रख रहा हूँ 2, और वाई की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 3, एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 4, और यहाँ पास 5। ठीक है, और अब ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। ये क्या हो जाएगा 7 1, फाइव की वैल्यू क्या है 3, और एक्स की वैल्यू क्या है टू द बेस 8। तो आपको बेस 8 में इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, 7 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 12। हाँ ठीक है, अब बताओ कि 12 8 बेस में आता है क्या, नहीं, क्योंकि 8 बेस के अंदर वैल्यू आती है 0 से 7। तो इसको क्या मानूंगा मैं, 8 से माइनस कर दूँ। जब भी मैं इसको 8 से माइनस करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे, जोड़ दो 4, तो यहाँ क्या लिख लूंगा 4, और कितनी बार माइनस किया, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 1। जो 6 और 4 10 और एक 11, 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11 को मैं फिर से 8 से माइनस कर दूंगा, कितना बचा यहाँ पे 3, कितनी बार माइनस किया, एक बार, बचा क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया, 3 और 3 6 और एक 7, क्या फर्स्ट के अंदर 4 5 6 7 5, 5 6 7 8 और 9, 9 भी नहीं आ रहा है, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, एक, ये क्या हो जाएगा एक, और कितनी बार माइनस, 4 5 6 7, ये क्या हो गया 7 1 3 टू द बेस 8। क्या ये और ये मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल। का मतलब हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया और फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के दो वेरिएबल अगर आपको मिले तो आपको ऑप्शन से और चेक करना है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इफ 28 to the base x x in base x number system is equal to 37 to the base y in base y number system, तो पॉसिबल वैल्यू x एंड y। अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको सबसे पहले इनको बेस के अंदर लेके आना है, डेसिमल बेस के अंदर लेके आना है। तो आपको ऐसे करना है 20x बराबर बेस y, इसको ओपन कीजिए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 0, ये क्या हो जाएगा y प्लस 7 इंटू वाई की पावर 0, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3y प्लस, ये हो गया आपके पास।
इसको आप इस तरीके से कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3y माइनस 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 - 8 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे निकालिए x इक्वल टू 3y - 1 अपॉन क्या हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एक एक एक्स की वैल्यू रखिए, 5, 8, 3, 13। अगर 5 वैल्यू रखने पे एक्स वाई की वैल्यू 3 ना आ रही है तो वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखिए एक्स, सॉरी वाई की वैल्यू रखनी है ना, और एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। वाई की वैल्यू रखनी है, एक्स की आनी, क्योंकि वाई के अंदर वैल्यू पुट कर। तो 3 रखिए, 3 और 3 9, -1 8/2 क्या हो गया, 4। यहाँ पे 4 आ रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर रखिए 7, 7 × 3 21 -1 20/10, क्या एक्स की वैल्यू 10 आ रही, नहीं आ रही है, भी गलत। 4 रखिए, 4 × 3 12 -1 11/2, वैसे डेसिमल में आ रहा है, ये भी गलत। ये रखिए 9 × 3 27 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 26 26/2 13 आंसर आ रहा है, 13 और 9। आंसर क्या हो गया, 55 करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, एक्सेस 3 कोड इक्विलेंट 4 5, 5 के इक्विलेंट एक्सेस 3 कोड क्या होगा। सबसे पहले 5 लिख लीजिए आप यहाँ पे। 5 कैसे लिखोगे आप, 0 1 0 1, ठीक है, ये तो आता है ना बिल्कुल। आपको बाइनरी के अंदर 5 लिखना है, और एक्सेस 3 के अंदर हम क्या करते हैं, +3 करते हैं बस, तो यहाँ +3 कर दीजिए, 0 0। ओके, इनको बाइनरी के अंदर मैंने +3 कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और बार यहाँ पे 1 और 1 2, 2 - 0 कितनी बार, -1 2, 2 - 2 0 कितनी बार, क्या बार। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। जिस भी तरीके से आता है आप इसको सोल्व कर सकते हो, आपको क्या करना है, इसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 57 क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पेपर अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल मैंने एक एक जो क्वेश्चन लिया है, नपा तुला लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को वैसे भी जो क्वेश्चन पेपर है आपका डिज़ाइन करने के अंदर। अगर आप देख पा रहे हो तो हर एक तरह का क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का मतलब हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और लगभग हर एक टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे केलोक, फ्री, मेलोक और रीएलोकेट फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, केलोक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस अलोकेशन ऑफ मेमोरी। क्या होता है, कंटिन्यूअस अलोकेशन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मेलोक की बात करूँ, इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। फ्री का मतलब क्या हो गया, डी अलोकेशन ऑफ, फ्री को वापस फ्री करना, डी अलोकेट करना। रीअलोकेट मतलब क्या है, री अलोकेशन। ओके, समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पे देखिए केलोक और मेलोक के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों का सेम काम है, बस इनके सिंटेक्स के अंदर फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है, अगर आप मेलोक का यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो भी आप मेमोरी साइज देते हैं ना, उन सभी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास गार्बेज होगी। क्या होगी, गार्बेज होगी। किसके अंदर, मेलोक के अंदर। जब भी आप अगर केलोक का यूज़ करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो मेमोरी होगी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। अगर आप इन टाइप का यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ये दोनों के अंदर फ़र्क है, आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए अब हम ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। देखिए केलोक, हम्म केलोक क्या है, फ्री प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, तो इसका आंसर तो आप लगा ही पा रहे हैं, पहले एलोकेट कर दिया है उसको फ्री कर रहा है, इसका मतलब क्या। चलिए, मॉडिफाइज प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, पहले आपने स्पेस एलोकेट कर दिया, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या हो गया आपके, री एलोकेशन। अलोकेट स्पेस फॉर एरे, एरे के लिए स्पेस अलोकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलोक हो जाएगा। ओके, और अलोकेट्स रिक्वेस्टेड साइज टू स्पेस कोड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, फटाफट यहाँ। हम्म देखिए, एक का जो आंसर मैच कर रहा है वो थर्ड कर रहा है,
बी का जो आंसर मैच करा फर्स्ट, सी का जो आंसर मैच करा है वो, और डी का जो आंसर मैच करा है सेकंड, है ना। 3 4 1 थ्री फोर आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट। ओके, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार शानदार। ये 58 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोबाइल वॉलेट, इनमें से मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल कौन सा, बड़ी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड। आंसर क्या हो जाएगा आपका, के अंदर कोई समझाने नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। ट्विटर सोशल मीडिया, फेसबुक सोशल मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट यस। ये क्या है आपकी ई कॉमर्स का एक एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ। वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया पहली लोको पायलट शालिनी धामी, सुरेखा यादव, अवनी चतुर्वेदी, हेकानी जरावलू। क्या हो जाएगा, सुरेखा यादव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सुरेखा यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है 61 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कहाँ फैक्ट्री कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक, उत्तराखंड भी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 किस भारतीय सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को ऑस्कर के लिए दिया गया है, तो ये तो आपको पता ही है। RRR राजा मौली की पिक्चर है, के लिए दिया गया है कौन सा गाना, नाटू, नाटू नाटू है ना। हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया है। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, डेनिस रिची, रॉबर्ट फ्लेमिंग और नोटा। किसने किया आपके, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। कांच किसका बना होता है, जस्ता, तांबा, सीसा और सिलिकॉन और जर्मेनियम। किसका बनाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ है। हाउ कैन यू गेट योर फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली, अगर आप फोटो एल्बम स्लाइड शो को कंटिन्यूसली लूप के अंदर चलाना चाहते हो तो क्या यूज़ करोगे। यूज रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन, लॉन्च एंड ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट, लूप कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट देखिए, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन क्या यूज़ करोगे आप, कंट्रोल प्लस एम, एन और ओ। ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। इनका मतलब नई पीपीटी हो जाएगी, ओ का मतलब ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, का मतलब फाइंड के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। दो तरह के हैं, डॉट वेव फाइल्स, मिड वेव जेएफ, वेव और जेपीजी, और जेपीजी जी। आंसर क्या हो जाएगा, डॉट वेव और मिड। आंसर हो जाएगा इसका डॉट वेव और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ डेटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और वर्ड प्रेजेंटिंग प्रोग्राम। सर क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंटेशन। डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा हो गया, एम एस, स्प्रेडशीट कौन सा, एस एक्सेल, और वर्ड प्रोसेस क्या हो गया, एम वर्ड। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। What will happen if you release the mouse button before releasing the shift key when you draw a square, आपको स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो और उसके पहले आपने शिफ्ट की रिलीज करी तो क्या हो जाएगा, द स्क्वायर विल नॉट बी परफेक्ट, विल नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड, स्क्वायर विल बी, और स्क्वायर विल बी लार्जर। क्या हो जाएगा, द स्क्वायर विल नॉट बी परफेक्ट, आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द, हाँ, उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के, उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं से चौथा है। ठीक है, मनीष सुरेश के बाएं से नंबर पे। ठीक है, जो बाएं छोर से 10वां है, जो किसके लिए यूज कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम, जो क्या है यहाँ पे सुरेश। तो जो बाएं छोर से 10वां है, बाएं छोर से मतलब लेफ्ट साइड से 10वां है, लेफ्ट साइड से जो सुरेश की पोजीशन है 10th पोजीशन। ओके, ठीक है। निशा सुरेश के दाएं को दूसरी है, निशा सुरेश के दाएं को दूसरी, अगर सुरेश 10वें पे है तो क्या है वो, कौन से नंबर हो गई आप,
12वें नंबर, 12 नंबर पे एक छोड़ के हो जाएगी ना, सुरेश ठीक है। जो फिर से 9 हो गया जो, तो इसका मतलब किसके लिए पूछा है, सुरेश के। पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, तो सुरेश क्या हो गया, आपके पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, तो यहाँ पे 10वां तो है ही है, ये कौन सा, ये 8वें पे सुरेश। पंक्ति में कुल कितने, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन निकल गया, सुरेश हो गया, सुरेश का लेफ्ट साइड से भी पता चल गया, राइट साइड से भी पता चल गया ना, दोनों टोटल कितने हो गए, 10 + 8, 18 - 1, क्या आंसर क्या हो गया, ई इसका कौन सा हो गया, इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, नीचे दिए गए प्रश्न निम्न आकृति पर आधारित है, आकृति का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़ा त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, छोटा त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, और वर्ग नृतकों को दर्शाता है, और शायद रेक्टेंगल डॉक्टर को दर्शाता है। ठीक है, कलाकार, वैज्ञानिक, नृतक और डॉक्टर। ओके, पूछा क्या गया है, चित्र के संदर्भ में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नृतक है, कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नृतक, कलाकार तो पूरा ही है, जो डॉक्टर है इसका मतलब के अंदर जो आ रहे हैं, जो नृतक है मतलब इस, यहाँ पे अगर आप आंसर देख पा रहे हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, जी। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, दोनों के बीच में कॉमन कौन सा आ रहा है, जी आंसर। ओके, कलाकार भी है और नृतक भी है, और यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्टर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या लगा लो आप, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो न विज्ञानी है और न ही डॉक्टर है। देखिए, जो न वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मतलब आपका क्या हो गया, छोटा त्रिभुज, जो न वैज्ञानिक है तो इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे खत्म हो गए, इनको देख, और जो और जो न वैज्ञानिक है और न ही डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या दर्शा रहा है, आपका व्रत, सारे आपके खत्म, बचा क्या, ए और बी, आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है, अब वापस, जो नृतक भी है और डॉक्टर भी है, नृतक मतलब वर्ग, और जो डॉक्टर भी है, डॉक्टर मतलब क्या हो गया, ये व्रत, क्या हो गया, जी और एच, यहाँ पे जी और एच का करेक्ट आंसर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन से अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो न ही डॉक्टर है, न ही विज्ञानी है और न ही नर्तक है, तो जो न ही डॉक्टर है, तो इस सर्कल के अंदर वाले सभी आपके हो गए खत्म, न ही विज्ञानी है, विज्ञानी क्या है यहाँ पे, छोटा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज वाले भी सारे हो गए, और न ही नृतक है, नृतक मतलब आपके वर्ग वाले, ये भी खत्म, बचा तो एक ही बचा भाई यहाँ, ए, आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका। ओके, यहाँ पे ये सारे के सारे आंसर हमारे चल चुके हैं। एक और क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, देखिए इसका, कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, जो कलाकार नहीं है, तो बड़ा त्रिभुज क्या है आपके, बड़ा वाला, जो भी आ रहे हो सारे के सारे क्या आपके कलाकार, ये सब खत्म हो गए, बचा क्या, एफ, क्या हो गया, एफ इसका। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन तो आप सभी ने वैसे कर लिए हैं, बिल्कुल, और इस तरह के क्वेश्चन के तो आंसर आपके बिल्कुल गलत होने भी नहीं चाहिए, अगर हो रहे हैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिलीट की का क्या कार्य होता है, यहाँ पे डिलीट की क्या करती है, स्टोरिंग अ फाइल फोल्डर आइकन इन द रिसाइकल बिन, कॉपिंग एनी फाइल और फोल्डर, कॉपी करते कि नहीं करती,
परमानेंटली डिलीट फाइल और फोल्डर आइकन मेमोरी। परमानेंट डिलीट कब करती है? जब अपन शिफ्ट के साथ यूज करते हैं डिलीट। नन ऑफ द अबव। तो स्टोरिंग अ फाइल फोल्डर आइकन रिसाइकल बिन, ये क्या करती है? वहां से हटा के फाइल या फोल्डर को कहाँ प्लेस कर देती है? रिसाइकल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क के अंदर कौन सा सही नहीं है? चलिए बात करें। वायरलेस का अर्थ है बिना तार मीडिया जो विद्युत चुंबकीय तरंगों या अवरक्त तरंगों से बना होता है, बिल्कुल है। वायर नेटवर्क की तुलना में वे अधिक सुरक्षित और अविश्वसनीय और ज़्यादा विश्वसनीय। क्या वायरलेस ज़्यादा सिक्योर है या वायर्ड ज़्यादा सिक्योर? बताइए आप। ऑब्वियस सी बात है, वायर्ड हमेशा ज़्यादा। वायरलेस तो भाई हवा के अंदर है ना, तो सिक्योर कैसे रह सकता है? कोई भी हैकर उन तरंगों को कैच कर सकता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। वायर नेटवर्क की तुलना में इंस्टॉलेशन त्वरित है, बिल्कुल। अगर आप वाईफाई को, तो आपको क्या करना है, बहुत जल्दी वो इंस्टॉल हो जाता है। वायर नेटवर्क की तुलना में धीमी ट्रांसमिशन है, यस। हमेशा वायरलेस की स्पीड कम रहेगी बकायदा वायर के कम। ट्रू है। आपको क्या फॉल्स ही निकालना था ना, कौन सा सत्य? भी इसका आंसर हो जाएगा। हम्म। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सॉरी रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है? कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डेटा फास्टर देन द लिमिट ऑन विच द रिसीवर कैन रिसीव। यही बोल रहा है कि कंजेशन प्रोटोकॉल क्या देखता है कि सेंडर और रिसीवर दो जने हैं। सेंडर रिसीवर की स्पीड जितनी क्षमता है उतना ही डेटा सेंडर सेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा डेटा सेंड नहीं। ये कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जो प्रॉपर्टी किसकी होती है? फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल की होती है, फ्लो। अब इसमें फ्लो कंट्रोल में क्या दिया हुआ है, इसका ये फॉल्स है। प्रोटोकॉल एंश्योर दैट द सेंडर कैन नॉट सेंड डेटा फास्टर देन द नेटवर्क कैन। यहाँ पे बोला कि सेंडर की स्पीड की डेटा इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मतलब जितनी नेटवर्क की स्पीड हो उतनी ही स्पीड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो काम है वो फ्लो कंट्रोल का नहीं है, किसका काम है ये कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। किसका? कंजेशन कंट्रोल। इन दोनों के जो आंसर दिए हुए ये क्रॉस में दिए हुए, ये होगा फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर ये आ जाएगा इंश्योर दैट, और यहाँ पे हो जाएगा कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पे हो जाएगा इंश्योर। तो आंसर जो दिए हुए हैं ना, दोनों क्रॉस के अंदर दिए हुए। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा रॉन्ग है, तो दोनों ही आप क्या हो जाएंगे इस केस के अंदर गलत आंसर हो। एक क्वेश्चन देखिए। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट क्या होता है? ए बी सी डी एफ अल्फाबेट क्वेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग? लेट बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो आपके कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? देखिए लेट बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है आपके फंक्शन पॉइंटर, फंक्शन पॉइंट और वर्चुअल फंक्शन, इसका कंसेप्ट लेट बाइंडिंग का। लेट बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है, देखिए फंक्शन कॉल्स मेमोरी रेफरेंसेस इज नॉट डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम बट रादर एट द रन टाइम। जब भी आपके फंक्शन कॉल किया जाता है पॉइंटर्स के, तो क्या हो जाता है, वो आपके कंपाइल टाइम के ऊपर तो वो कॉल नहीं होते हैं, पर रन टाइम के ऊपर वो आपके क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं या कॉल हो जाते हैं। ठीक है। तो कंपाइलर उसको कंपाइल टाइम पे तो नहीं बाइंड कर पाते, पर रन टाइम के ऊपर उसको क्या कर लेता है, उसको कंपाइल कर लेता है या रन कर लेता है। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट। ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर हम डिटेल के अंदर समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आना। फिर से देख लीजिए। फंक्शन कॉल मेमोरी रेफरेंस इज नॉट डिटरमाइंड एट द कंपाइल टाइम। जो मेमोरी रेफरेंस है वो कंपाइल टाइम पे कॉल नहीं होता है फंक्शन पॉइंटर का, और वो कब कॉल होता है आपका? रन टाइम के ऊपर वो कॉल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो दो केस किस होते हैं, एक तो फंक्शन पॉइंटर के अंदर और एक होता है ये वाला वर्चुअल फंक्शन। ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज यूज टू कमेंट इन सी प्लस प्लस? तो सी प्लस प्लस के अंदर कमेंट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? ये तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों का यूज कर। ओके। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
कमेंट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय, तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कमेंट किसे देते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट और ई गवर्नेंस कहाँ पर स्थापित है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा सुजस ऐप कब लॉन्च किया गया है, तो सुजस ऐप कब लॉन्च किया गया, दिसंबर 2022, अक्टूबर 2021, नवंबर 2022 और जनवरी 2023। कब लॉन्च किया गया है, जनवरी 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपको सत्य निकालना है। एक्सएमएल इज अ डायरेक्ट सबसेट ऑफ एसजीएमएल। एसजीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या जो एक्सएमएल है वो सबसेट है किसका, एसजीएमएल का, बिल्कुल सही है। आपका एक्सएमएल सबसेट है किसका, एसजीएमएल का, ठीक है। एसजीएमएल इज एन एप्लीकेशन ऑफ एचटीएमएल, नहीं, इसकी एप्लीकेशन नहीं है। एक्सएमएल इज अ काइंड ऑफ डायनामिक एचटीएमएल, नहीं। एक्सएमएल इज री रिटर्न एचटीएमएल, नहीं। नहीं मतलब है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द विंडो साइज इफ के बिट ऑफ अवेलेबल सीक्वेंस नंबर इज गिवन इन एस आर प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पे जो ये फ्लो कंट्रोल के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ए आर क्यू, आप क्या बोल सकते हैं, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद आपके क्या दो प्रोटोकॉल हो जाएंगे, जीएन और क्या हो जाएगा आपके पास, एस आर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा गया है कि भाई विंडो साइज क्या है, अगर के बिट ऑफ अवेलेबल सीक्वेंस नंबर आपको दे रखा है, तो जीबीएन के केस के अंदर हो जाएगा 2 की पावर k-1, और एसआर के अंदर हो जाएगा 2 की पावर k, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे -1 नीचे और यहाँ पे ऊपर। क्वेश्चन में यहाँ पे के की जगह वैल्यू भी आ सकती थी, बोल सकते थे कि भाई 3 बिट दे रखा है अवेलेबल सीक्वेंस पर, और आप विंडो की साइज बताएं। उस केस के अंदर तो आपकी टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर तो हमेशा 1+1 रहती है 2। इसके अंदर आपके पास हमेशा क्या रह जाएगी, देखिए 2 की पावर 3-1 क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इस 4, इसका आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, छोटी सी चीज़ें पर आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एट नेटवर्क लेयर डिलीवरी ऑफ पैकेट इज होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू सोर्स और ऑल। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, अगर आपने वीडियो देखे हो तो। ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे आपका ये, और बीच में आपके क्या है, नोड या होप। देखिए नोड टू नोड, नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी पैकेट का काम है डाटा लिंक। होस्ट टू होस्ट, मशीन टू मशीन या सोर्स टू सोर्स डिलीवरी ऑफ किसका काम है, नेटवर्क लेयर का। और पोर्ट टू पोर्ट, पोर्ट टू पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट्स का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो अगर आपने मेरी ये टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है, तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे और इन तरह के क्वेश्चन आप आराम से पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम अकर्स इन, काउंट टू प्रॉब्लम इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, डिस्टेंस वेक्टर। तो ये राउटिंग एल्गोरिथम से आपकी, एक होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, फिर होती है लिंक स्टेट राउटिंग, और तीसरी होती है पाथ वेक्टर राउटिंग। तो आपकी जो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है वो आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर, और उसका जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है आपका, स्प्लिट हो, क्या होता है, स्प्लिट हो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, आंसर हो जाएगा इसका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। नेक्स्ट देखिए, इन लिंक स्टेट राउटिंग फ्लडिंग इज यूज्ड रिजल्ट इन हैवी ट्रैफिक इन नेटवर्क, ठीक है, विच कॉजेज इनफाइनाइट लूपिंग ऑफ पैकेट कैन बी सोल्व बाय। अब ये बोल रहा है कि भाई लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्लडिंग क्या है, राउटिंग क्या है, ये तो मेरे ख्याल से आपने नेटवर्क जिसने भी आपको पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से बता रखा होगा कि भाई फ्लडिंग को और आपके राउटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, आखिर हमें राउटिंग क्या आपका मैंडेटरी है या नहीं, ठीक है। तो ये बोला अगर हम फ्लडिंग का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पैकेट क्रिएट हो जाते हैं, और वो इन्फाइनाइट लूप के अंदर फॉल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सोर्स है, यहाँ से डेटा भेजा, बीच में राउटर ये है, ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है, और ये राउटर है और डेस्टिनेशन। कई बार क्या होता है पैकेट इस तरीके से लूप में फॉल हो जाता है और यहाँ इस तरीके से गूगल घूमता है।
अब एक पैकेट है तो बात तो समझ में आती है। यहाँ पे मान लीजिए 1 करोड़ पैकेट है और यहाँ पे घूम रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क को क्या कर दिया, कंजेस्टेड कर दिया, हेवी ट्रैफिक हो गई। तो इस पूरे नेटवर्क को क्या कर दिया आपने, कंजेस्टेड कर दिया। अब इस रास्ते से जाने वाले जो भी अदर पैकेट है वो तो जा ही नहीं पाएंगे ना। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए किसका यूज़ किया गया, ऐसा कौन सा फील्ड है जो हमने IPv4 के अंदर यूज़ किया है, तो क्या बोलते हैं, टाइम टू लाइव, TTL फील्ड के अंदर क्या होता है, जो भी पैकेट है आपका के ऊपर पहले से ही हम क्या करते हैं, TTL फील्ड सेट कर देते हैं। मान लीजिए TTL फील्ड आपने सेट कर दिया 10, का मतलब क्या हो गया, पैकेट है 10 होप के अंदर अंदर अगर गंतव्य स्थल तक डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो जिस भी 10वें होप के पास वो पैकेट पहुंचा है, 11वें होप के पास न बेच के वो इसको यहाँ पे क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। जब भी वो एक नेक्स्ट होप ट्रैवल करेगा वैल्यू डिक्रिएट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 10 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ गया तो 9 हो जाएगी, इसके बाद यहाँ गया तो 8, इसके बाद वापस यहाँ फंस गया तो 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, 0, और इस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो अब वो पैकेट वहाँ पे मर जाएगा, तो फिर कंडीशन होगी। कितना शानदार तरीका है ना, पूरा नेटवर्क पढ़ेंगे जब बहुत इंटरेस्ट है। बफर्स आर रिजर्व इन, बफर का यूज़ कहाँ किया जाता है, देखिए दो तरह की टेक्निक का यूज़ होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी ये पाथ है उसके अंदर डेडिकेटेड पाथ का क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं डेटा भेजने के। ये मान लीजिए सोर्स है और डेस्टिनेशन है, उसने बोला कि भाई इसी रास्ते से आपका डेटा जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो भी आपके राउटर है उसका CPU रिजर्व हो जाता है, उसकी बैंडविड्थ रिजर्व हो जाती है, उसके जो बफर्स होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पैकेट के या मैसेज। हम इसको क्या बोलते हैं, सर्किट वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम सर्किट स्विचिंग। बफर्स आर रिजर्व इन, किस में होते हैं, सर्किट स्विचिंग के अंदर आपके बफर क्या हो जाते हैं, रिजर्व हो। ओके, चलिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल बाय, जो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कंट्रोल की जाती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और डिपेंड्स। आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग शेड्यूलर। तो मेरे ख्याल से शेड्यूलिंग जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाई है, 3 शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, वो दो तरह के प्रोसेस सेलेक्ट करता है, एक होता है CPU बाउंड प्रोसेस, और होता है IO बाउंड प्रोसेस। ठीक है, न तो वो ज़्यादा CPU बाउंड प्रोसेस को सेलेक्ट कर सकता है, न ही ज़्यादा IO। ये कोशिश क्या करता है, इन दोनों के बीच में क्या मेंटेन रहे, हमेशा इक्विलिब्रियम, क्या मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम, ताकि जो सिस्टम का आपका इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कंट्रोल करता है, आपके लॉन्ग टर्म। यही सबसे पहले सिस्टम के अंदर आपके प्रोसेस को लेके आते। मैच द फॉलोइंग, 92 वाला देखिए। 92 वाला देखिए, रेडी रनिंग ब्लॉक, रेडी रनिंग ब्लॉक, शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दे चुका हूँ ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन था शायद। देखिए, रिक्वेस्ट मेड बाय द प्रोसेस इज सेटिस्फाइड फॉर एन इवेंट फॉर विच इट वाज वेटिंग, इसके लिए वेट कर रहा था, वो क्या होगी, रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, प्रोसेस विशेष टू वेट फॉर सम एक्शन बाय अनदर प्रोसेस, ये किसी और प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो आपकी कंडीशन है कौन सी है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस इज डिस्पैच एंड द प्रोसेस इज प्रेम्प्टेड, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, रेडी से रनिंग। तो इसका जो आंसर आपके पास अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इज डिस्पैच, तो क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोसेस अगर रेडी से रनिंग में जा रहा है, देखिए आपको मेरे ख्याल से आ रहा होगा, यहाँ पे न्यू है, फिर प्रोसेस जाता है, यहाँ से जाता है फिर रन, यहाँ से हो जाता है बुक, फिर यहाँ जाता है, यहाँ से। तो रेडी से अगर रनिंग में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, थर्ड सही है। ब्लॉक स्टेट से रेडी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब जिस चीज़ के लिए उसने ब्लॉक किया वो रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल हो चुकी है और अब वो वापस रेडी में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या, फर्स्ट, रनिंग से ब्लॉक के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस विशेष टू वेट फॉर सम एक्शन बाय द अनदर प्रोसेस, ये किसी और प्रोसेस का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे IO रिक्वेस्ट आई हुई। सेकेंड,
लास्ट वाला क्या बचा हुआ आपके पास, फोर्थ क्या बचा हुआ है यहाँ पे, फोर्थ वाला बचा हुआ। तो इसका रनिंग से रेडी के अंदर कब जाएगा वो प्रोसेस, जब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 3124, 312, आंसर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 93 देखिए। ये भी अच्छे क्वेश्चन है आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। मैच द फॉलोइंग, प्रिएम्प्टिव कौन सा है, नॉन प्रिएम्प्टिव कौन सा है। ए के अंदर सारे आपके प्रिएम्प्टिव है। यहाँ पे आप बता दीजिए कौन कौन से क्या है, एफसीएफएस क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या है, प्रिएम्प्टिव, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रिएम्प्टिव, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रिएम्प्टिव, राउंड रोबिन ऑब्वियसली बात है प्रिएम्प्टिव, प्रायोरिटी प्रिएम्प्टिव, HRRA नॉन प्रिएम्प्टिव, और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नॉन प्रिएम्प्टिव। कौन कौन से है यहाँ पे, हम्म, तो देखिए कौन कौन सा आपका फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स और एट्थ। आप देखिए बी के अंदर नॉन कौन सा है, फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, आंसर क्या हो गया ये इसका करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप तैयारी करना बिल्कुल, जो मैंने आपको जो बनाया है। सेलेक्ट द करेक्ट सेट शेयर्स बाय थ्रेड, थ्रेड द्वारा सही सेट शेयरों का चयन करो। तो देखिए आपका जैसे ये प्रोसेस है, जो सेट्स है उनको शेयर करता है, क्या को शेयर, कोड को शेयर करता है, फाइल को शेयर करता है, इसको नहीं करता है प्रोग्राम काउंटर या स्टैक को। आपको यही पूछा है कि भाई किसको शेयर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेटा कोड किसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन ER मॉडल फॉर एंटिटीज रिप्रेजेंटेशन टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड इन, भाई टॉप डाउन अप्रोच किसके अंदर फॉलो किया जाता है, तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, सीधा एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे एक कार है, ठीक है, ये कार है। अब कार किस किस तरह की हो सकती है आप मेरे को बता सकते हो, जो कार है वो क्या हो सकती है, स्पोर्ट्स कार हो सकती है, एक्सयूवी कार हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा मुझे पता नहीं सेडान वेडान जो भी इसकी कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स हो सकती है, एक्सयूवी हो सकती है। तो हम इस कार की क्या जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन पर जा रहे हैं। ये क्या हो गया, देखिए टॉप टू डाउन, भैया हम अंदर की ओर जा रहे हैं ना, टॉप में क्या था, बड़े मोटे तौर पे था कार है, अब हम टॉप से किधर बॉटम की ओर जा रहे हैं, तो इस स्पेसिफिकेशन के अंदर जा रहे हैं, इसकी डिटेल के अंदर जा रहे हैं, तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशलाइजेशन। अगर यही उल्टा होता बॉटम टू टॉप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन। ओके, आया हुआ एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। एवरी वीक एंटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हर एक जो वीक एंटिटी है उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी में कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग जनरलाइजेशन, नहीं जनरलाइजेशन नहीं है, एडिंग अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट, ओके, यूजिंग एग्रीगेटर नहीं, और नन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिंग अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट। देखिए अगर आपने वीक एंटिटी पढ़ रखी है ना, तो आपको सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल लग रही होगी DBMS से, है ना। तो देखिए वीक एंटिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ये कर्मचारी है, एम्प्लॉय, ठीक है, और उसकी कंपनी में है डिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंट है। देखिए कंपनी के अंदर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, A B C, और डिपेंडेंट मतलब उसके माँ बाप भाई बहन जो XYZ। अब आप मेरे को बात बताओ, क्या अगर उस कंपनी के अंदर सिर्फ एक्स को अगर नाम लूँ तो क्या उसको कोई पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। या अगर उसका मैं नाम ऐसे लूँ A.X, इसका मतलब क्या हो गया, भाई ए जो व्यक्ति है कर्मचारी कंपनी में काम कर रहा है, उसका जो कोई आश्रित है मम्मी पापा, उनका नाम ये X है। तो भाई आइडेंटिफाई हुआ ना, अगर ए नहीं है तो एक्स भी नहीं है, सीधी बात है। एक्स को कब पहचानते हैं, जब वो ए के साथ, ठीक है। तो ये अब कैसे पता चला, जब हमने इस एट्रीब्यूट को इसके साथ ऐड किया, यही बोला गया है। तो अब ये जो आपका एंटिटी है वो क्या हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग, क्या हो गई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इन वन टू एन रिलेशनशिप इन ER मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। देखिए ER मॉडल में वन टू एन संबंध
रिलेशनल मॉडल के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 to n की बात की। रिलेशन कोरस्पोंडिंग टू वन साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन एन साइड। इसी बात है। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप दिया हुआ है कौन सा है ना, ठीक है। रिलेशन कोरस्पोंडिंग टू एन साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ वन साइड। प्राइमरी की आर एडेड ऑन बोथ साइड, फॉरेन की एडेड ऑन बोथ साइड। ये नहीं, अब हमें आंसर का मैच करना इन दोनों। क्या बोला है देखिए, रिलेशन corresponding to one side is modified to increment की ऑफ n साइड से ये n साइड। क्या हम साइड की फॉरेन की को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, या हम वन साइड की प्राइमरी की को इस साइड के अंदर इंक्लूड करेंगे, ये दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा ये, रिलेशन कोरस्पोंडिंग टू एन साइड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड फॉरेन की ऑफ रिलेशन ऑफ वन साइड। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम देखिए एग्जाम्पल से समझना तो ज़्यादा समझ आए, और एग्जाम्पल अगर आपको देने लगूंगा तो वैसे ही मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा ये हो चुका है ना, और 1.5 घंटा लगभग हो चुका है, और ये और ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने फॉरेन की वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने समझा रखा है। मैंने DBMS की जो मेरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर अगर आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ आप देखोगे कि ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसके अलावा भी जो मेरी मैराथन क्लास है कौन सी, DBMS वाली, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन से बहुत अच्छे, वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको और डिटेल के अंदर अच्छा समझ। नेक्स्ट देखिए, एवरी कॉलम मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू। हर एक कॉलम की एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। वो कौन सा कंस्टेंट है, कौन सा कंस्टेंट है, डोमेन की एंटिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कौन सा कंस्टेंट है, डोमेन कंस्टेंट। ये कंस्टेंट आपको पता होना चाहिए कि डोमेन कंस्टेंट क्या होता है, कंस्टेंट के अंदर क्या होता है, एंटिटी कंस्टेंट और आरसी कंस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, द एश्योरेंस दैट द डेटा रिसीव्ड इज एग्जैक्टली एज सेंड बाय द ऑथराइज्ड एंटिटी। तो ये आश्वासन देना कि जो सेंडर ने भेजा है वो ही डेटा रिसीवर के पास मिला है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या बोलेंगे, या इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हाट डज डीडीओ स्टैंड फॉर। डीडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डेटा डिनाइल ऑफ सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सर्वर और नन। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल। और डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, कि मैंने पहले आपको मॉक टेस्ट समझाया हुआ है। ओके, तो देखिए आपके एग्ज़ाम 9 सितंबर को ही होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आपको तैयारी करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है यार, कि मैं भी फ्री नहीं रहता हूँ, आपको पता है मैं भी जॉब में हूँ, तो भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये सब चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ, है ना। घड़ी कितनी बज चुकी है, 12:30, वैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर। रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:30 बज चुकी है, ठीक है। और ये वैसे भी डिले इसलिए हो गया कि ये सेटअप आज मैं चाहता था कि भाई जो सेटअप हो ना आज, ये कब से चाहता था कि मेरा फेस आपको दिखे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पाए। अब धीरे धीरे हम और भी अच्छा बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब थैंक यू, गुड नाइट। बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम में हूँ आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उनको हूँ। मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो मैंने 30 डेज़ का प्लान बताया उसके ऊपर आप ज़रूर एक, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, खुद ने करके देखा हो। ओके, थैंक यू।